वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर सेकेंड लेक्चर 6। आज हम करेंगे रिमेनिंग थ्योरम्स। जो हमारी बेसिस से रिलेटेड थ्योरम्स रह गई थी वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इनवेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिस। इनवेरिएंस का मतलब क्या है कि चाहे हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस कितने भी हो वेक्टर स्पेस में, पर उनका जो हमारे पास नंबर होंगे उनमें वेक्टर्स में वो सेम होंगे। जैसे कि इफ V इज अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, मतलब कि V कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, देन एनी टू बेसिस ऑफ V, कि V के कोई भी जो दो बेसिस होंगे ना हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि हम अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ बेसिस कैसे, कि मान लो कि मैंने कोई B1 बेसिस लिया जिसमें V1 V2 दो एलिमेंट है, तो अगर B2 भी अगर V का बेसिस होगा तो उसमें भी दो ही एलिमेंट होंगे। बेसिस है तो उनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। तो अभी हम थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने लेट कर लिया S इज इक्वल टू V1 V2 Vn, S डैश इज इक्वल टू W1 W2 Wm, दी टू बेसिस। दो हमने क्या ले ली, बेसिस ले ली, किसकी, V की बेसिस ले ली। हमें प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू m। हमें आखिर में प्रूव करना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है s और s डैश में, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। हमने क्या है, प्रूव करना है सेम, तो हम लेके चलेंगे कि ये दोनों सेम नहीं है। हमने माना कि m नॉट इक्वल टू n, तो हमने सपोज किया वी सपोज दैट n ग्रेटर देन m, कि जो n है वो मेरा m से क्या है, बड़ा है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, नाउ vi बिलोंग्स टू v, कि जो vi's है वो सारी की सारी कहाँ से आ रही है, v से आ रही है, क्योंकि s और s डैश दोनों ही किसके सबसेट है, v के सबसेट है। तो वो एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, v से ही आएंगे। और जो मेरा n है वो 1 से ले, जो i है मेरा वो किसके वेक्टर स्पेस है, s के वेक्टर स्पेस है। तो जो i है वो 1 से लेके n तक होगा, क्योंकि s में v1 v2 vn तक के एलिमेंट्स है। एंड s डैश किसका काम करेगा, बेसिस ऑफ अ v का काम करेगा। मतलब कि हम एक को तो एज अ बेसिस ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे को एज अ एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं, और हम आखिर में ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो हमने सपोज किया है n नॉट इक्वल टू m, वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। और ये थ्योरम हम बिल्कुल एज इट इज वैसे करेंगे जैसे कल हमने जो लास्ट टाइम जो हमने थ्योरम की थी, जिसमें हमने ये किया था कि अगर n+1 अगर वेक्टर लेते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। प्रोसेस सारा वही वाला होगा हमारा। तो अब हम इसे करते हैं। हम V के एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ W लिखेंगे, क्योंकि W1 W2 Wm क्या है, हमारे बेसिस है। तो हमने V1 को क्या लिखा है, A11 W1 A12 W2 एंड सो ऑन A1m Wm। नेक्स्ट V2 इज इक्वल टू A21 W1 A22 W2 एंड सो ऑन A2m Wm। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, Vn इज इक्वल टू N1 W1 N2 W2 एंड सोन Nm Wm। हमने V1 V2 Vn एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, क्योंकि Vi's किसके एलिमेंट थे, V के थे, और Wi's क्या थे, बेसिस थे। तो हम हर एक एलिमेंट को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉलम वाइज एक इक्वेशन बनानी है, ताकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाए और नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो जाए, हमारे पास ज्यादा हो जाए। तो हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर किया है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n अननोन्स। तो हमारे पास अननोन्स कितने हो गए, n हो गए, और इक्वेशंस कितनी हो गई, m हो गई। तो वो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, A11 x1 A21 x2 एंड सोन AN1 xn इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये ले लिया। अब आता है A12 x1 A22 x2 एंड सोन AN2 xn इज इक्वल टू 0 एंड सोन। आपके पास आखिर वाला क्या हो जाएगा, A1m Wm A2m xm, सॉरी W की जगह x करेंगे हम, क्योंकि हमें अननोन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना है। तो अब हमारे पास क्या है, A1m xm A2m x, यहाँ पे A1m x1 A2m x2 and so on
a(n)m x(n) इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारी क्या है, कम है, और नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, तो एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिंस m लेस देन n, तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन है, अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, नॉट ऑल जीरो। सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सारे के सारे जीरो हो गए तो नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो हमने अबव इक्वेशन में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n पुट कर दिया, किसकी जगह, x1, x2, x1 की जगह। तो a11 अल्फा 1, a21 अल्फा 2 एंड सो ऑन, an1 अल्फा n इज इक्वल टू 0, a12 अल्फा 1, a22 अल्फा 2 एंड सो ऑन, an2 अल्फा n इज इक्वल टू 0। ऐसे करते करते a1m अल्फा 1, a2m अल्फा 2 एंड सो ऑन, anm अल्फा n इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन सेकंड का नाम दे देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में W1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम W2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लास्ट वाली में हम Wm मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशंस थी, तो हमने m चीजें उसके साथ क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन सेकंड को विद W1, W2 एंड Wn, और हमें क्या मिला यहाँ पे, वी गेट, यहाँ पे क्या है आपके पास, a11 अल्फा 1 W1, a21 अल्फा 2 W1 एंड सोन, an1 अल्फा n W1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास ऐसे करते करते लास्ट इक्वेशन आएगी, a1m अल्फा 1 W1, a2m अल्फा 2 W, यहाँ पे Wm होगा ये, Wm एंड सोन, anm अल्फा n Wm इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन थर्ड का नाम दे दिया इसे। अब हमने इक्वेशन थर्ड में जो भी m नंबर ऑफ इक्वेशन थी, उन सबको हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिला, अल्फा 1 a11 अब हमने जब ऐड किया इक्वेशंस को, तो हमने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो a11 W1 प्लस a12 W2 एंड सोन a1m Wm प्लस एंड सोन अल्फा m, हमने अल्फा n हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, an1 W1 प्लस an2 W2 एंड सोन anm Wm इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू किसकी थी, v1 की। तो यहाँ पे अल्फा 1 v1, नेक्स्ट वाला आएगा अल्फा 2 v2, ऐसे करते करते अल्फा n, ये वैल्यू किसकी थी, vn की। तो हमने vn पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि नॉट ऑल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n क्या है, 0। मतलब कि जो इसके स्केलर्स है वो सारे के सारे 0 नहीं है। पर ये हमें क्या दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या दे रहा है, क्योंकि v1, v2, vn क्या थे, बेसिस थे। इसका मतलब हमने जो सपोज किया वो क्या था, रॉन्ग था। सिंस v1, v2, vn is a basis of v, so linearly independent, ये क्या हुए, linearly independent हुए। Therefore alpha 1, alpha 2 and alpha n is equal to 0, which is a contradiction। ये क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि जो हमने सपोज किया था कि हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने जो सपोज किया था कि n ग्रेटर देन है m, वो क्या हो गया, गलत हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, m ग्रेटर देन n लेके चलेंगे, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू n मिल जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि मेरे पास चाहे कितने भी बेसिस हो एक वेक्टर स्पेस में, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। मतलब कि आपके पास मैक्सिमली लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस BF, कि हमने एक S सबसेट लिया है वेक्टर स्पेस BF का,
then S is said to be a maximal linearly independent subset of V if no superset of S other than S itself is called linearly independent. मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सबसेट है S वेक्टर स्पेस का जिसके अलावा कोई भी और सुपरसेट नहीं होगा V का जो कि क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। मतलब S जो खुद होगा वो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का। तो इसी से हमारे पास क्या नाम एक थ्योरम आती है कि जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है ना, उसको हम क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं। किस तरीके से, लेट VF इज अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देन एनी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ V इज अ बेसिस ऑफ V। कि कोई भी अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और उसमें अगर कोई मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो उसे हम क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं V का। तो वो हम कैसे लेके चलेंगे, देखो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करना है तो हमने लिया लेट S इज इक्वल टू V1 V2 Vn बी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। कि ये क्या है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। हमें बस स्पैनिंग दिखानी है। अगर हम इस सेट को स्पैनिंग दिखा देते हैं कि ये V को स्पैन कर रहा है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, ये बेसिस बन जाएगा। तो हमें क्या शो करना है, we have to prove that S spans V। कि S किसको स्पैन कर रहा है, V को स्पैन कर रहा है। दैट इज L ऑफ S इज इक्वल टू V आ जाए। तो अब हमारे पास क्या है, हमें कोई भी जनरल एलिमेंट लेके चलना है V का और वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn में दिखाना है। तो हमें एक बात पता है, सिंस S इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, S मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ V का। मतलब S में अगर आप एक और एलिमेंट ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। देयरफॉर द सेट LS of all the linear combination of the elements of S also lies in V। मतलब कि जो हमारे पास S के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किस में लाई करते हैं, V में लाई करते हैं। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S होता है वो सबसेट ऑफ V होता है। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S होता है वो किसका सबसेट होता है, V का सबसेट होता है। हमें बस अब V को LS का सबसेट दिखाना है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्दर S इज इक्वल टू V1 V2 Vn is a maximal linearly independent subset of V। So any V belongs to V। कोई भी V अगर V से है तो V1 V2 Vn V is a linearly dependent। वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि S से बड़ा कोई मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो नहीं सकता। तो अगर S का कोई सुपर सेट होगा तो वो डेफिनेटली लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर्स, यहाँ पे कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A1 A2 A एंड A सच दैट नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो A1 V1 A2 V2 AN VN प्लस AV इज इक्वल टू 0। तो कंडीशंस किस पे आएंगी, A पे आएंगी। हमारे पास दो केस बनते हैं, आइदर A इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो हमारा केस 1 बनता है A इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास A 0 हो जाता है देन A1 V1 AN VN इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या थी, नॉट ऑल 0। तो जिसके कारण क्या आता है कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, बट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दस अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो A1 A2 AN सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन। सो A हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो A क्या आएगा, नॉन जीरो। मतलब A का केस जो 0 वाला है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो केस जो सेकंड होगा A नॉट इक्वल टू 0, A नॉन जीरो है तो हमारे पास A1 V1 A2 V2
ए एन वी एन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ए वी, कि ए को हम किस साइड ले चलते हैं, दूसरी साइड ले चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पता है कि ए नॉन जीरो है एंड सो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 बाय ए, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, माइनस ए से कर देते हैं, तो हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस ए वन बाई ए वी वन माइनस ए टू बाई ए वी टू एंड सोन माइनस ए एन बाई ए वी एन। तो हमारे पास v किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। सो यहाँ से क्या हो गया, ls क्या हो गया, सब जो हमारे पास v क्या हो गया, ls का क्या हो गया, सबसेट, बिकॉज जो v था वो किसका एलिमेंट था, v का था, और बिलोंग किस में कर गया, ls में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि s स्पैन्स v, और यही हमें प्रूव करना था। s लीनियरली इंडिपेंडेंट तो था ही, स्पैन भी कर गया, तो हमारे पास क्या हो गया, बेसिस बन गया। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या आती है हमारे पास, उससे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है मिनिमल जनरेटिंग सेट की, कि मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या होता है। A subset S of a vector space VF is said to be a minimal generating set, कि कोई भी हमारा सबसेट वेक्टर स्पेस का वो मिनिमल जनरेटिंग सेट कब कहलाएगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्पैन कर रहा है, पर सबसे छोटा सेट जो स्पैन कर रहा है। तो S is a generating set of V can't be generated by any proper subset of S, मतलब कि S से छोटा कोई ऐसा सेट नहीं होगा जो किसको जनरेट कर दे, V को जनरेट कर दे। तो अभी हमें यही प्रूव करना है कि S से छोटा कोई ऐसा सेट नहीं हो सकता जो V को जनरेट कर दे। और ऐसी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिनिमल जनरेटिंग सेट। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा जनरेटिंग सेट जो क्या है, सबसे छोटा है। तो इससे रिलेटेड भी अभी हमारे पास थ्योरम है, तो वो हम क्या करेंगे, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आर क्यूब है, आर क्यूब ओवर आर है, तो इसको जो सेट है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, मतलब इसमें जो 3 एलिमेंट है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इससे छोटा कोई सेट अगर आएगा तो वो आर क्यूब को जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो एस का अगर कोई सबसेट होता है तो वो आर क्यूब को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि थ्योरम क्या कहती है कि अ मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज अ बेसिस ऑफ वी, कि वो क्या होते हैं, वी के क्या होंगे, ऑलवेज बेसिस होंगे। मतलब कि जो मिनिमल जनरेटिंग सेट होगा वो वी का, वेक्टर स्पेस का ऑलवेज क्या होगा, बेसिस होगा। तो यहां से ना एक कंक्लूजन भी निकलता है कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑलवेज अ बेसिस ऑफ वी, कि जो हमारा स्पैनिंग सेट होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मतलब बेसिस, जो बेसिस खुद है ना, वो सबसे छोटा जनरेटिंग सेट होता है और सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इस थ्योरम का, लेट S इज इक्वल टू V1 V2 Vn बी अ मिनिमल जनरेटिंग सेट। कैसा सेट है ये, मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ V का मिनिमल जनरेटिंग सेट है। देन S स्पैन्स V, मतलब S क्या कर रहा है, V को स्पैन कर रहा है, एंड नो प्रॉपर सबसेट, कोई भी प्रॉपर जो सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ S जनरेट्स V, कि V को जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब जो S है उससे छोटा सबसेट कोई भी V को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो हमें बस क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट S इज अ बेसिस, प्रूव दैट S इज अ बेसिस ऑफ V। बेसिस ऑफ V के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, सिर्फ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट S is a linearly independent, कि S मेरा क्या होगा, क्योंकि स्पैनिंग तो वो हो ही गया, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट और हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो हम इसे डिपेंडेंट लेके चलते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। इफ पॉसिबल, हमने क्या किया, इफ पॉसिबल सपोज दैट S इज अ लीनियरली डिपेंडेंट, S क्या हो गया मेरा, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। सो देन
देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या होगा, कुछ वी आर होगा जो एस में बिलोंग करता होगा, सच दैट वी आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VR-1 VR+1 एंड Vn। मतलब कि अगर VR है कोई भी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो किसी भी वेक्टर का किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं होता बेसिस के वेक्टर का। पर यहाँ पे ये कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास कोई ना कोई वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वी आर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा B1 V1 B2 V2 एंड सो ऑन, VR-1 VR-1 VR+1 VR+1 एंड सो ऑन, Bn Vn आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो V के एलिमेंट्स हैं वो भी किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, S के लीनियर कॉम्बिनेशन में। देयरफॉर सम AIs belongs to F such that V is equal to A1 V1 A2 V2 and AR VR and AN VN। यहाँ पे जो AIs है वो F से आ रही है, जो VIs है वो किससे आ रही है, S से आ रही है, और जो V है वो किससे बिलोंग कर रहा है, V से। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ VR इन इक्वेशन सेकेंड। हम सेकेंड इक्वेशन में उस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू A1 V1 A2 V2 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B1 V1 B2 V2 एंड सो ऑन, VR-1 VR-1 VR+1 VR+1 एंड सो ऑन, Bn Vn इनटू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे AR एंड सो ऑन AN Vn। यहाँ पे आपने क्या किया है, VR की वैल्यू पुट कर दी है V की इक्वेशन में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि हमने VR अगर रिमूव कर दिया है फिर भी जो रिमेनिंग वेक्टर्स है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस बना रही है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया कि V इज इक्वल टू A1 प्लस ARB1 इंटू V1 A2 प्लस ARB2 V2 एंड सो ऑन AR-1 प्लस ARBR-1 VR-1 प्लस AR+1 प्लस ARBR+1 VR+1 एंड सो ऑन, आपके पास क्या आएगा AN प्लस ARBN VN आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया कि V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VR-1 VR+1 एंड Vn। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया आपके पास कि V1 V2 VR-1 VR+1 एंड Vn ये कोई हमारे पास S डैश है जो सबसेट किसका है, S का, और S डैश क्या कर रहा है, स्पैन्स V कर रहा है, V को स्पैन कर रहा है। बट हमारे पास क्या दिया हुआ था, S इज अ मिनिमल जनरेटिंग सेट। S क्या दे रखा था मुझे, मिनिमल जनरेटिंग सेट दे रखा है, जिसके कारण हमें क्या मिल रही है, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है, क्योंकि S मिनिमल जनरेटिंग सेट है, S से छोटा कोई एलिमेंट स्पैन कर ही नहीं सकता V को। तो जो हमने सपोज किया था वो क्या है, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि S डैश जो है, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन क्या आता है कि जो हमने माना था कि S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, S इज अ, हमने माना था कि लीनियरली डिपेंडेंट S, पर यहाँ से हमारे कॉन्ट्राडिक्शन आने के कारण क्या होता है कि S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S इज स्पैनिंग सेट। S क्या है, स्पैनिंग सेट है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि S इज अ बेसिस ऑफ V। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस करेंगे और सम एग्जांपल्स करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ये जो थ्योरम्स थी वो काफी इंपॉर्टेंट। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।